Hello, once again I welcome you to my channel English Grammar and Literature Teacher Amroha. In today's video, I am going to teach you something about an ancient king of India known as King Vikramaditya. And the lesson which I am going to teach you is from your supplementary reader UP Board 10th class supplementary reader. There are 3 lessons in all. कुल 3 लेसन्स हैं आपके सप्लीमेंट्री रीडर में. उसमें दूसरे नंबर पर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. इससे पहले कि हम लेसन शुरू करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दें. अपनी कोई बात कहनी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दें. कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं. और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें. तो मैंने आपको बताया कि आज सप्लीमेंट्री रीडर में जो 3 लेसन्स हैं उनमें से दूसरा लेसन, जो कि ऑफ कोर्स एक शॉर्ट स्टोरी है, इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ. सबसे पहले ये आपको जानना ज़रूरी होगा कि स्टोरी आपके यहाँ सिलेबस में क्यों होती है, क्या फ़ायदा, लैंग्वेज सीखने में क्या फ़ायदा है, ये किस और तरीके से ये यूज़फुल हो सकता है. तो आपने पास्ट में बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी, फेबल्स, फेरी टेल्स, माइथोलॉजिकल टेल्स, रियल लाइफ स्टोरीज, स्टोरीज अबाउट द लेजेंडरी पीपल ऑफ द वर्ल्ड एट्सेट्रा. स्टोरीज लॉन्ग भी होती हैं, शॉर्ट भी होती हैं. वो हमें काफ़ी कुछ देती हैं. वो हमें प्लेजर देती हैं, आनंद, नॉलेज यानी ज्ञान, आइडिया, रिलीफ, इंस्पिरेशन एंड मच मोर. बहुत कुछ देती हैं हमें स्टोरीज़, शॉर्ट हो या लॉन्ग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आज जो स्टोरी आपके सामने है ये काफ़ी छोटी स्टोरी है. अगर आप इसे पढ़ेंगे अपने आप तो आधे घंटे से भी कम समय में इसे पढ़ सकते हैं. वैसे तो डिपेंड करता है आपकी वोकैबुलरी पर, लेकिन ठीक ठाक वोकैबुलरी है तो रीडिंग टाइम इसका लेस देन हाफ एन आवर है. तो ये काफ़ी तरीके से आपको एंटरटेन करेगी, और ना सिर्फ एंटरटेन करेगी बल्कि आपको मॉरल नॉलेज भी देगी और इंडिया के पास्ट के बारे में भी थोड़ा इशारा देगी. और भाषा तो बेशक आपकी थोड़ी बहुत ही सही करेगी. तो कोई भी स्टोरी हो उसे ये सोच कर पढ़ना चाहिए कि हमें उसमें न केवल आनंद मिले बल्कि कुछ नैतिक शिक्षा भी मिले, और हमारी जो लैंग्वेज है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. जहाँ तक इस कहानी की बात है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये शॉर्ट स्टोरी तो है. ये आपको एक्चुअली बताएगी जस्टिस के बारे में. इसकी जो मेन थीम है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, ख़ास कर शासक, उसके अंदर कौन कौन से गुण आपको ढूंढने चाहिए या होने चाहिए. आप किसी को भी अपना राजा बनाने वाले हो, रूलर बनाने वाले हो, अपना ऊपर कंट्रोल देना चाहते हो, तो उसके अंदर उसके कैरेक्टर में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए. वैसे तो हर व्यक्ति में विशेषता होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपना शासक ढूंढ रहे हैं, अपना किंग, अपना रूलर ढूंढ रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये विशेषताएं होनी चाहिए. तो जैसा कि नाम मैंने बताया आपको, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. तो विक्रमादित्य बहुत पुराने समय के राजा हैं. अब से लगभग 2100 साल पुरानी बात है, जब वो उज्जैन के राजा हुआ करते थे. इस पिक्चर में आपको एक साइड में एक किंग की पिक्चर दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड में. इन्हें आप किंग विक्रमादित्य मान लें, और बराबर में भी उन्हीं को माने, और जिस पर वो बैठे हैं उस सीट को आप जजमेंट सीट समझ सकते हैं. तो इसके बारे में ये कहानी है. थोड़ी सी हिस्ट्री है विक्रमादित्य के बारे में. वैसे मैंने बता ही दिया आपको कि उज्जैन के राजा थे, और अब से लगभग 21 साल पुरानी बात है. इनके नाम से विक्रम संवत भी चलता है,
विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत। ईस्वी तो 2020 चल रहा है, लेकिन विक्रम संवत लगभग 2077 चल रहा है। विक्रम संवत का ही कैलेंडर आपको दिख रहा है, जो कि इन्हीं के नाम से है, विक्रम। तो इस लेसन को या इस कहानी को जिन्होंने लिखा है, उनकी पिक्चर आपके सामने है। उनका नाम भी है सिस्टर निवेदिता। ये 1867 में पैदा हुई थी और 1911 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। ये क्या थी, कैसे, क्या सब छोटा मोटा इनके बारे में है। वैसे इनका असली नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ठीक है। और ये आयरलैंड की थी, एक टीचर थी। ये इंडिया में जो आई थी तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर आई थी। यहाँ पर आकर ही इन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारी, इंडियन कल्चर को समझा और फिर ये कहानी लिखी। तो सीधा सीधा हम लेसन पर आते हैं। बिल्कुल टेक्स्ट की मैं आपको हिंदी बताता हूँ कि टेक्स्ट क्या है। ये देखिए, लिखा है सामने, आपको दिख रहा होगा। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। विक्रमादित्य की डेथ के बाद पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग समय के साथ साथ उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रुइंड। उनका महल, उनका किला खंडर बन गए। द हीप्ड अप रुइंस हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास। वो जो खंडर थे उनके ऊपर घास उगाई। डस्ट एंड ट्रीज, धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई, पेड़ आ गए। और हुआ ये कि वो जो महल और किला थे वो टर्न इनटू अ पास्चर। पहले खंडर बने, फिर एक चरागाह बन गए फॉर फीडिंग द कैटल, मवेशियों के चरने के लिए। तो जानवरों के घास चरने की जगह बन गई, जो कभी विक्रमादित्य का महल या किला होते थे। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पिक्चर्स। गांव के लोग अपनी गायों को इन चरागाहों पर भेजते थे टू ग्रेज, घास खाने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेपर्ड बॉयज़। सुबह सुबह में ये जो कैटल यानी मवेशी थे, ये शेपर्ड बॉयज़ कहते हैं, ग्वाले, गडरिए या ग्वाले, इनके देख रेख में जाया करते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और देर शाम को लौट कर आते थे। When it was time to return, और जब लौटने का समय होता था, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture। कोई एक shepherd boy, कोई एक गडरिया चरागाह के कोने पर, एज कहते हैं कोना, कोने पर खड़ा होकर आवाज़ लगाता था। एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विद देयर काउ हर्ड्स वुड गैदर राउंड हिम। और सारे के सारे ग्वाले अपने अपने हर्ट्स, अपने अपने जानवरों के झुंड के साथ उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और साथ मिलकर ये लोग अपने अपने घर लौट आते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेपर्ड बॉयज़ इन द विलेज अबाउट उज्जैन। उज्जैन के आसपास के गांव के गडरियों का या ग्वालों का कुछ ऐसा ही जीवन था। देयर वर मैनी ऑफ देम, और कोई एक दो नहीं था। उस टाइम तो टाइम ही टाइम होता था, आज की तरह लोग बिजी नहीं होते थे, ना मनोरंजन के साधन होते थे, ना लाइफ स्टाइल ऐसा होता था। तो गडरिए या ग्वाले बहुत होते थे। देयर वर मैनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर। और जब दिन लंबे होते थे तो चरागाहों पर क्या होता था, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास काफ़ी समय होता था फॉर फन, मनोरंजन के लिए। वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड। एक दिन उन्हें उस चरागाह में एक खेल का मैदान नज़र आया। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, और कितना खूबसूरत था वो, कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन। पेड़ों के नीचे जो ज़मीन थी वो खुदरी थी, चिकनी नहीं थी। एंड अनइवन, असमान थी, यानी उबड़ खाबड़ टाइप की ज़मीन थी। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट। यहाँ वहाँ बीच बीच में पत्थर जो थे वो ऊपर बाहर को झांक रहे थे, पत्थरों की नोकें निकली हुई थी। एंड इन द मिडल, और वो जो प्ले ग्राउंड जैसी चीज़ थी उसके बीचों बीच देयर वॉज अ ग्रीन माउंड, एक हरे रंग का टीला था। ग्रीन माउंड, हरे रंग का टीला, विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जजेस सीट,
जो देखने में एक राजा के आसन की तरह दिखता था, एक न्याय आसन की तरह, एक न्यायाधीश के आसन की तरह दिखता था, इस तरह का था वो। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, कम से कम एक लड़के ने तो ऐसे ही सोचा कि ये जो है हरा तीला ये किसी न्यायाधीश के आसन की तरह दिखता है। एंड सो ही सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, इसलिए उसने अपने आप को उस पर विराजमान कर लिया, बैठ गया वो उस पर। आई से बॉयज, ही क्राइड, आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी। उसने कहा, सुनो लड़कों, आई विल बी द जज, मैं जज बनता हूँ, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सब अपने अपने मुकदमे मेरे पास लेकर आओ, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम सुनवाई करेंगे। देन ही स्ट्रेटन्ड हिज फेस, उसके बाद उसने अपना चेहरा बिल्कुल सीधा किया, एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और एक जज यानी न्यायाधीश का रोल अदा करने के लिए बहुत ग्रेव कहते हैं गंभीर, संजीदा, गंभीर होकर बैठ गया। एक सीरियसनेस उसके चेहरे पर आ गई। अभी तक जो वो मामूली से लड़का लगता था उसके अंदर वो गंभीरता आ गई जो कि एक जज के चेहरे पर होनी चाहिए। अदर्स सॉ द फन एट वंस, बाकी दूसरे लड़कों को इसमें बहुत मज़ा नज़र आया। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स, विस्पर कहते हैं खुसर पुसर करना, कानों में कहना, सांसों में बात करना, तो उनमें खुसर पुसर शुरू हो गई। क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, उन्होंने जल्दी जल्दी कोई झगड़ा तैयार किया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने हाजिर हो गए फर्जी झगड़े बनाकर। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, हर ग्रुप ने अपना अपना केस उसके सामने रखा। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर, से एक पार्टी ने कहा कि फला फला खेत उनका था। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट सो, एंड सो ऑन, और दूसरी पार्टी ने कहा कि ऐसा नहीं था। तो इस तरह के फर्जी केस वो लाए। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वो सब चाहते थे कि वो उनके उन फर्जी झगड़ों का निपटारा कर दे। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन अब क्या हुआ अचानक, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक अजीब सी घटना हुई जिसे सभी ने महसूस किया। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड, वो लड़का जो माउंड यानी टीले पर बैठने से पहले बहुत कॉमन दिखता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, और वो बहुत अलग दिख रहा था। अलग दिखने से मतलब ये नहीं कि उसके चेहरे में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था, उसका चेहरा ही पूरी तरह बदल गया हो, लेकिन उसके जो हाव भाव थे चेहरे के वो बदल चुके थे। वो क्या कि ही हैड बिकम ग्रेव, वो बहुत गंभीर नज़र आ रहा था, एंड सीरियस एक ही है लगभग। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, और उसकी टोन, उसका जो लहजा था, बोलने का अंदाज था, मैनर, उसका जो हाथ वगैरह चलाने का स्टाइल था, सब इतने स्ट्रेंज, विचित्र हो गए, एंड इम्प्रेसिव, और इतने प्रभावशाली, दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर अ लिटिल फ्राइटन, कि बाकी के और लड़के थोड़ा सा सहम गए। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, फिर भी उन्हें लगा कि ये सब मज़ा चल रहा है, तफरी चल रही है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और फिर उन्होंने एक ताज़ा केस तैयार किया। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और फिर से उसने अपना फैसला सुना दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और उनकी ये झूठी अदालत या झूठ मूठ का खेल घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वो जज की सीट पर बैठा रहा। लिसनिंग टू कंप्लेंट, शिकायतें सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस यानी सज़ाएँ सुनाता रहा। सेंटेंस सज़ा को भी कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं सुनाना। सज़ाएँ सुनाता रहा, अपने फैसले सुनाता रहा, विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता के साथ, ठीक है। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और ये तब तक चला जब तक कि उनके लौटने का समय नहीं हो गया। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, उसके बाद वो अपनी जगह से नीचे कूदा। एंड लुक जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और फिर किसी और ग्वाले की तरह दिखने लगा। तो इस तरह ही इसमें एक परिवर्तन से नज़र आया जो कि और बच्चों ने गौर किया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, उसके बाद से ही, सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम, ये
ग्वाला इतना मशहूर हो गया that all the complicated disputes were put before him, कि अब जटिल से जटिल झगड़े उसके सामने आने लगे। पहले तो फर्जी झूठ मूठ के आ रहे थे, लेकिन अब सचमुच के, और वो भी सिंपल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वो आने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन्ड, और हमेशा एक ही चीज़ होती थी, वो ये थी द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, उसके अंदर ज्ञान और न्याय की आत्मा समा जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वो उन्हें सच्चाई दिखाया करता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वो अपनी उस सीट से उतरता था, टीले से उतरता था, ही वुड बी सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, ही वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, तो वो और दूसरे लड़कों से डिफरेंट नहीं दिखता था। जब तक टीले पर होता था तो डिफरेंट नज़र आता था, टीले से उतरते ही बिल्कुल कॉमन लड़कों की तरह। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता, दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, ये न्यूज़ पूरे कंट्री साइड में फैल गई। कंट्री साइड से मतलब देहात, कंट्री देश को भी कहते हैं, और देहात या गांव का जो पूरा इलाका है आसपास का, वो पूरे देहात में ये बात फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वीमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस, ग्रोन अप मतलब बड़े लोग, उम्र वाले लोग, बच्चों से हटकर जो बुज़ुर्ग थे, बड़े लोग, बड़े आदमी औरतें गांव के, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द काऊ हर्ड, वो भी इस ग्वाले की अदालत में अपने अपने झगड़े लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, और वो उन्हें ऐसा फैसला सुनाता था जिसे दोनों ही पक्ष या पार्टी समझती थी। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और दोनों ही पक्ष या दोनों ही पार्टीज संतुष्ट होकर लौटती थी। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी, अब इस समय ये विक्रमादित्य की बहुत बात की बात है, जाहिर सी बात है, जब महल किला सब खंडर बन चुके हैं, तो उस समय जो राजा उज्जैन में रह रहा था उसके कानों तक ये कहानी पहुंची कि ऐसे ऐसे एक ग्वाला है, वो हरी टीले पर बैठता है और मुकदमों का फैसला करता। तो जब उसके कानों में ये बात पहुंची तो वो बोला, वेल दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, हो न हो ये लड़का विक्रमादित्य के न्याय आसन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान बिल्कुल सही था। एट द रूइंस अबाउट द मेडोज वही पास्चर, चरागाह, रूइंस यानी खंडर, वो जो चरागाह जो खंडर थे वो कभी विक्रमादित्य का पहले से ही PALACE होना चाहिए था, प्रिंट में मिस्टेक है। If just sitting on the mound brings wisdom and justice to the shepherd boy, तो उसने सोचा कि अगर केवल टीले पर बैठने मात्र से लड़के में इतनी बुद्धिमानी और न्याय आ जाता है, लेट अस डिग डीप, तो हमें गहरी खुदाई करानी चाहिए, एंड फाइंड अ जजमेंट सीट, और उस न्याय आसन को हासिल कर लेना चाहिए। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और फिर सारे मुकदमे सुनूंगा। Then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me as well, तब विक्रमादित्य की स्पिरिट यानी आत्मा मेरे अंदर भी समा जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं हमेशा एक न्यायप्रिय राजा कहलाया जाऊंगा। विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, उनके बाद बहुत कम लोग इतने न्यायप्रिय रहे होंगे राजाओं में। तो और देखिए आगे, सो विद स्पेड्स एंड शवल्स द ग्रासी टोल वेयर द बॉयज प्लेड was overturned. स्पेड्स एंड शवल्स, फावड़े और कुदालियों के साथ, ये टूल्स हैं, किसानों के टूल्स होते हैं, लेबरर्स के टूल्स होते हैं, फावड़े और कुदालियाँ के साथ ग्रासी नोल यानी माउंट, टीला, घास का वो टीला जहाँ लड़के खेला करते थे, ओवरटर्न, खोद दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, वो लड़का जो अपनी मर्जी से न्यायाधीश बनता था, वॉज सॉरोफुल, वो बहुत दुखी था इस सीन को देखकर।
ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी कोई बहुत प्यारी चीज़ उससे छीनी जा रही थी। हालांकि उस पर उसका कोई हक बनता नहीं था, लेकिन वो इतना ज़्यादा आदी हो गया था उस पर बैठने का और उस पर बैठकर फैसले सुनाने का कि उससे एक अपनापन सा नज़र आता था उसमें। एट लास्ट द लेबरर केम ऑन टू समथिंग। और फिर आखिर में खुदाई करते करते मजदूर एक जगह पर आकर रुके। दे अनकवर्ड इट। उन्होंने उस पर से मिट्टी हटाई। एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल। और उन्हें नज़र आया एक काले संगमरमर का स्लैब। ठीक है, मार्बल कहते हैं संगमरमर, एक पत्थर होता है, बहुत कीमती पत्थर, मार्बल। ठीक है, ब्लैक कलर का था ये नज़र आया। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स। एंजल्स है, ये भी मिसप्रिंट है। विंग्स कहते हैं पंख और हैंड्स तो जानती हैं आप, हाथ। इस मार्बल के टुकड़े को, काले संगमरमर के टुकड़े को, जो कि कभी किसी ज़माने में न्यायासन रहा होगा, इसे थाम रखा था अपने पंखों और हाथों पर 25 पत्थर के बने हुए फरिश्तों ने, देवदूतों ने। 25 थे वो। बड़ा सिंहासन रहा होगा, एक बड़े सोफ़ा चेयर से भी की शेप में ले लें। राजा महाराजा का तो और भी बड़ा भी माना जा सकता है, खूबसूरत भी हो सकता है। ये और बात है कि खंडहर में पड़े पड़े उसकी क्या हालत रही होगी, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल बनावट थी वो अच्छी रही होगी। तो 25 फरिश्ते थे पत्थर के बने हुए, उन्होंने अपने पंखों और हाथों पर उसे थाम रखा था। श्योरली इट वॉज जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। यकीनन यही विक्रमादित्य का न्यायासन था। न्यायासन यानी जिस पर बैठकर वो न्याय करते थे। विद ग्रेट रिजॉइसिंग। रिजॉइसिंग कहते हैं खुशियाँ, शोर शराबा, धूम धड़ाका, ढोल बाजे के साथ। इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी। उसे उस जगह से शहर तक लाया गया, न्यायासन को, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस। और उसे न्याय कक्ष में स्थापित कर दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग। राजा ने अपनी प्रजा को हुक्म दिया कि सभी लोग 3 दिन तक प्रार्थनाएं करेंगे और फास्टिंग यानी उपवास रखेंगे। एंड अनाउंस्ड, और ये भी ऐलान किया, दैट ऑन द 4th day, कि चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली। वो सारी पब्लिक के सामने उस थ्रोन यानी सिंहासन या न्यायासन पर, असेंड कहते हैं बैठेगा। 3 दिन तक सभी लोग प्रार्थनाएं करेंगे, उपवास रखेंगे, और चौथे दिन सभी जनता के सामने वो उस आसन को ग्रहण करेगा, ऐसा उसने ऐलान किया। तो एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम। आखिरकार वो बड़ी सुबह भी आ गई, यानी चौथे दिन की सुबह। एंड क्राउड असेंबल्ड, और भीड़ इकट्ठा हो गई, टू सी द किंग टेक हिज सीट, ये देखने के लिए कि आज राजा उस आसन पर बैठेगा। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जजेस एंड प्रीस्ट्स ऑफ द किंगडम। काफ़ी बड़ा था वो न्याय कक्ष, जो हॉल था पूरा। तो उसमें आगे आगे और जो जजेस थे उस राज्य के वो चल रहे थे, और जो पुजारी थे वो चल रहे थे। राज्य के पुजारी और जजेस आगे आगे चल रहे थे, फॉलोड बाय द किंग, और पीछे पीछे राजा चल रहा था। काफ़ी बड़ा हॉल था। देन दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, डिपार्टेड इनटू 2 rows। और फिर जब ये जजमेंट सीट के करीब पहुँचे तो जजेस और जो पुजारी थे उन्होंने अपने आप को 2 पंक्तियों में बांट लिया। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, और अब दोनों पंक्तियों के बीच में राजा बीचों बीच चलता हुआ आ रहा था। बाउड हिज हेड इन रेवरेंस, बहुत ही रेवरेंस कहते हैं श्रद्धा या सम्मान के साथ उसने अपना सिर झुका रखा था। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और चलते चलते सिर झुकाए पोजीशन में वो उस संगमरमर के सिंहासन के पास पहुंचा। When the king was about to sit on the throne, जब राजा सिंहासन पर बैठने वाला था, one of the angels began to speak। उन 25 फरिश्तों में से एक ने बोलना शुरू किया, स्टॉप।
It said, "Do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य?" रुक जाओ राजा, क्या तुम सोचते हो कि तुम इस न्याय विक्रमादित्य के इस न्याय आसन पर बैठने योग्य हो? Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? क्या तुमने कभी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं जाहिर की? यह तुम्हारे मन में ये इच्छा नहीं आई कि जो राज्य तुम्हारे नहीं हैं उन पर भी तुम्हारी हुकूमत हो? फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर। कुछ देर तक तो राजा को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब थे। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट। वो जानता था कि उसका जीवन न्यायप्रिय नहीं रहा था। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, काफ़ी देर की शांति के बाद, ही स्पोक, वो कुछ बोल पाया। उसने कहा, नो, आई एम नॉट वर्दी। नहीं, मैं लायक नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days। तो फिर जाओ और फिर उपवास रखो और प्रार्थना करो 3 दिन और। सेड द एंजल, उस फरिश्ते ने कहा। सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप को पवित्र कर सको। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और इस सिंहासन पर बैठने लायक बन सको। विद दीज वर्ड्स ही स्प्रेड इट्स विंग्स। ये कहकर उस फरिश्ते ने अपने पंख फैलाए। एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गया। अब रह गए 24 एंजल्स। 25 थे ना, एक उड़ गया, रह गए 24। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ। राजा ने खुद को तैयार किया। कैसे? विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग, प्रार्थना करके, उपवास रख के। टू कम अगेन, ताकि वो फिर से आए। एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्यायासन पर बैठ सके। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपन। लेकिन इस बार भी वही हुआ। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम इफ ही हैड नेवर डिज़ायर टू possess the riches of others। एक दूसरे पत्थर के फरिश्ते ने उससे पूछा कि क्या कभी उसने दूसरों की दौलत, रिचेस कहते हैं दौलत, दूसरों की दौलत को हड़पने की या उस पर कब्जा करने की ख्वाहिश नहीं की थी। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि ऐसी इच्छा उसके मन में आई थी कई बार। एंड देयरफॉर, और इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट। इस बार भी वो न्याय आसन पर बैठने लायक नहीं हो पाया। इन दिस वे, इस तरह से, वैन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जब जब राजा ने सिंहासन पर बैठना चाहा, ही वॉज क्वेश्चन बाय एन एंजल, एक न एक फरिश्ते ने उससे सवाल पूछे। एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसे अपने पैर वापस खींचने पड़े। दिस वेंट ऑन, ऐसा चलता रहा, टिल द लास्ट एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, और फिर एक ही फरिश्ता रह गया। 24 फरिश्ते जा चुके, 25वां था ये अब अकेला रह गया जो उस संगमरमर के सिंहासन को थामे हुए था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। इस बार तो राजा बहुत ही विश्वास के साथ सिंहासन के पास पहुंचा। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि आज उससे उस सिंहासन पर बैठने की परमिशन मिल जाएगी। बट अब ये बट ही साफ साफ बता रहा है कि क्या हुआ होगा। बट एज ही खेम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो उस आसन के, न्याय आसन के करीब पहुंचा, द लास्ट एंजल स्पोक, आखिरी फरिश्ता बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग। तो ओ राजा, क्या तुम सच में हृदय से पूरी तरह से पवित्र हो? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। क्या तुम्हारा हृदय इतना ही पाक साफ है जितना एक छोटे बच्चे का होता है? इफ़ सो, अगर ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, तो तुम वास्तव में इस आसन पर बैठने लायक हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली। राजा ने बहुत आहिस्ता से कहा, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं इस पर बैठने लायक नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, और ये शब्द सुनते ही वो फरिश्ता आसमान में उड़ गया।
और अकेला नहीं उड़ा, बेयरिंग द सीट अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर वो उस न्याय आसन को भी ले गया। दैट वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। तो इस तरह से विक्रमादित्य का न्याय आसन इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। तो ये बात पूरी कहानी किसने लिखी है? सिस्टर निवेदिता ने। तो इसमें बताया है कि एक शासक, एक न्यायाधीश के अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो 25 थे वो स्टोन एंजल्स, जो एक तरीके से कह सकते हैं आप कि इलेक्ट कर रहे थे, चुन रहे थे कि कौन उस पर बैठने लायक है। तो देखा आपने कि इलेक्शन हो, सिलेक्शन हो, इसके पीछे कुछ ज़रूरी क्वालिटीज़ होती हैं। जो बंदा उस पर खरा उतरता है वही बैठने लायक होता है। हर किसी ऐरे गैरे को इस तरह की गद्दी नहीं मिल सकती। कहानी को पढ़िएगा, किताब आपके पास आ जाए, नहीं भी है तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कुछ भी आपको पूछना हो, कहना हो, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you must have learned something. That's all. Have a nice time. Thank you.